नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम खेत खलियान और किसान। अनूपपुर जिले में खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई तमाम खबरों के साथ किसान भाइयों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। आज खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई हर खबर फिर से आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको अनूपपुर जिले में यहाँ पर नवाचार के रूप में मधुमक्खी पालन का भी काम किसान भाइयों की तरफ से किया जा रहा है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं अनूपपुर जिले के छोटे बेलिया ग्राम पंचायत की, जहां पर वेद प्रकाश त्रिपाठी किसान भाई मौसमी सब्जियों के साथ चने और साथ ही टमाटर प्याज की यहाँ पर खेती के अलावा मधुमक्खी पालन भी करते हैं। कड़ी मेहनत कर रहे हैं, निःशुल्क किसान भाइयों को उनको जागरूक करने का भी काम करते हैं। ऐसे में किसान भाइयों को यहाँ पर नेशन 24 न्यूज चैनल सलाम करता है कि युवा किसान इस लगन और साथ ही यहाँ पर मेहनत से दूसरे युवा किसानों में भी उमंग जोश पैदा करते हैं। देखिए इस पर लतीफ अहमद सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको खेत खलियान से जुड़ी हुई एक ऐसी जानकारी लेके आए हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए नवाचार होगा। और ख़ास तौर से अगर हम अनूपपुर ज़िले की बात करते हैं तो जिस तरह से अनूपपुर में नवाचार लगातार, हम स्ट्रॉबेरी की बात कर लें या फिर हम मधुमक्खी पालन की बात कर लें या फिर और नए नवाचार यहाँ पे लगातार किसान विभाग द्वारा किसान भाइयों को दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं कि आज मैं जहाँ पे पहुँचा हूँ, यहाँ पे जो खेतीबाड़ी है, खेतीबाड़ी सब्जी के अलावा किसान भाई मधुमक्खी का पालन बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। शुरुआती दौर है, लेकिन फिर भी अगर इस क्षेत्र के लिए नया है और यहाँ के लिए एक नवाचार जो है, जिस तरह से इस क्षेत्र में होना चाहिए, लोगों को अनुभव की जो ज़रूरत होती है वो अनुभव लेकर के लोग यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे, अनूपपुर ज़िले का जो क्षेत्र है ये छोटी बेलिया का एरिया कहलाता है और ये ग्राम पंचायत बेलिया है। यहाँ पे एक किसान भाई हैं त्रिपाठी जी, जो अपने खेत में मधुमक्खी पालन के साथ चने की खेती, दाल वगैरह जो भी है, यहाँ पे काफ़ी लंबे स्तर पे खेती कर रहे हैं। अब मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं तो मधुमक्खी पालन का कम से कम 15 से 20 पेटियों का इन्होंने बड़े पैमाने पे यहाँ पे मधुमक्खी पालन का काम चालू किया है, जो शुरुआती दौर है और आने वाले समय में इसको बड़े पैमाने पर ये करेंगे। तो हम आपको यहाँ पर जो मधुमक्खी पालन है इसको हम आपको दिखाएँगे और किसान भाई से हम आपको रूबरू भी कराएँगे। और अपने किसान भाई को भी हम कहना चाहेंगे कि इस तरह की खेती वो करके भी एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं अपने क्षेत्र में रह करके, और उनको पलायन करने की कहीं ज़रूरत नहीं होगी। इस पूरी रिपोर्ट को हम आपको दिखाएंगे और हमारे साथ आप बने रहिए, देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। दोस्तों, आप देख रहे हैं खेत खलियान के हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम आपको बी फार्मिंग के बारे में बताएंगे। अनूपपुर ज़िले में ऐसे किसान भाई हैं जो इस क्षेत्र में नए और नवाचार के साथ मधुमक्खी पालन का कारोबार कर रहे हैं। एक हमारे साथ किसान भाई हैं जो अनूपपुर ज़िले से जुड़े हुए हैं और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का लगभग बॉर्डर के आसपास का एरिया है, जहाँ पे किसान भाई द्वारा मधुमक्खी पालन किया जाता है। हम उस किसान भाई से मुलाकात कराएंगे और मधुमक्खी पालन की जो विधि है, तरीका है, किस तरह से इसकी सावधानियाँ रखनी पड़ती है, किस तरह से इसको मधुमक्खी पालन करना पड़ता है, मधुमक्खी के लिए चारा क्या व्यवस्था होती है, ये सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे एक एक चीज़ को लेकर के। ये हमारे साथ किसान भाई हैं जो मधुमक्खी पालन का काम करते हैं, तो इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपको नेशन 24 न्यूज़ चैनल पे स्वागत है आपका कि आप इस क्षेत्र में एक नवाचार, अनूपपुर ज़िले में शायद ये पहला नवाचार है जहाँ पे मधुमक्खी पालन का कारोबार आपके द्वारा किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे किसान भाइयों को दीजिए। जी, पहले आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए। मेरा नाम वेद प्रकाश त्रिपाठी है, ग्राम बेलिया छोट। यहाँ जो मधुमक्खी पालन है, एक्चुअली मैं अपने नाना के यहाँ से देख रहा था। ये हमारा नाना के यहाँ पड़ता है अंबिकापुर, वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जगा, तो मैं इसको देखने के लिए ट्रेनिंग के लिए कहाँ गया, ये आपके शहडोल में। तो शहडोल में कहीं तो है नहीं, फिर शहडोल से मुझे ग्वालियर जाना पड़ा ट्रेनिंग में। ये मैं गया था 16-17 में और उसी टाइम से मैं इसकी ट्रेनिंग लेके करना चालू किया हूँ और ये लगभग मुझे 4-5 साल हो गया है और यहाँ लेके अभी आया हूँ। अभी 2 साल से समथिंग मेरे पास यहाँ से है, अभी इसकी स्टार्टिंग की हुई। वैसे मधुमक्खी 2 प्रकार की होती है मूलतः जो अपन पालते हैं। एक वाइल्ड होती है, वाइल्ड में अपन भंवर बोलते हैं, जिससे बचना चाहिए, काफ़ी ख़तरनाक मधुमक्खियाँ होती हैं। ये है इटालियन प्रजाति, इस पे ये बहुत शांत स्वभाव की होती है, ये ज़्यादा डंक नहीं मारती। तो अपन जैसे कि अभी मैं आपको पेटी खोल के दिखाता हूँ फ्रेम। आइए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से किसान भाई मधुमक्खी के छत्ते को बारे में और जो पेटी में मधुमक्खी पालन किया जाता है किस तरीके से पूरी एक जानकारी ये देंगे। हम आपको दिखा रहे हैं, आप हमारे टीवी स्क्रीन पे मधुमक्खी का जो पेटी बॉक्स है इसको आप देखिए बना हुआ है, जिसमें मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। कि यहाँ पे ऐसे 15 के आसपास, जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये किसान भाई ने अपने हाथ में मधुमक्खी का ये फ्रेम उठा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से मधुमक्खी इस छत्ते में चिपकी हुई हैं
और ये जो शहद है, शहद हाँ जो दिख रहा है अभी जी, ये जी, लार्वा है, बच्चे हैं। ये जो है ऊपर ये लिक्विड दिख रहा है जो आपको, अभी ये कच्चा शहद है, ये पका नहीं है। जब ये पक जाता है तो इसे अपन निकाल लेते हैं फ्रेम के द्वारा। और ये जितने भी हैं अभी ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, मधुमक्खी के बच्चे हैं, जिसको अपन लार्वा बोलते हैं। वैसे शुरू में एग होता है, 4 स्टेज इनकी होती है। मूलतः अपन देखने हैं तो 4 स्टेज में ये होते हैं। ये मेलिफेरा प्रजाति है, अपन सबसे ज़्यादा शहद इसी से प्राप्त होता है। और ये जो अभी बॉक्स है अपना पुरानी पद्धति से है। अच्छा। अपन इस पे जो अगर ज़्यादा शहद लेना चाहते हैं तो इस पे सुपर लगाना पड़ता है। अभी जो बढ़िया नेक्टर अगर आ रहा है तो अपन ले सकते हैं इस पे एक सीज़न में 60 से 70 kg तक जाता है एक साल में। और अगर सुपर है तो यही क्वांटिटी शहद की बढ़ जाती है। बस इसमें सावधानी थोड़ी ये रखना पड़ता है कि सबसे पहले कोई कीट ना लगे। जैसे एक होता है इस पे माइट से बचाना पड़ता है हमें इसको। अच्छा। जो माइट होता है, माइट से बचाना पड़ता है। यूरोपियन फाउल ब्रीड आता है, वो मधुमक्खियों को गलाता है। अगर अपनी एम्पायरी, इसको एपिक कल्चर इंग्लिश में बोलते हैं वैसे, अगर अपन इसको बढ़िया देखभाल करें, मुख्यतः इसमें जो होती है रानी स्वार्मिंग से अपन बचा लिए इसको। हालांकि रानी भागती नहीं है, वो कहीं भी उड़ के जाएगी, आ जाएगी स्वार्मिंग करके। और छोड़ेगी तो 2-3 तरीके से छोड़ सकती है। अगर उसको खाना नहीं मिले, है ना, या फिर मोमी पतंगा लग जाए तो ही। बाकी इसमें वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। इसमें ट्रेनिंग, हाँ, पर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की है तो मैं किसी किसान भाई को नहीं बोलूँगा कि ये व्यवसाय चालू करे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, इस पर मैं आपको कहीं रानी दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ये मादा मक्खी यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो जिससे बच्चे की जो यहाँ पे पैदावार होती है, मादा मक्खी के माध्यम से ज़्यादा पैदावार होती है। ये रानी है, ये रानी मक्खी कहलाती है, जो आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पे। ये रानी मक्खी है आपकी, जी जी जी, है ना। ये दिन में 1500 से 2000 अंडे देने की कैपेसिटी इसकी होती है। जी जी जी, है ना। अगर ये आपके बॉक्स में है हाँ हाँ, तो आपको कोई गलती, कोई कमी नहीं मिलेगी। ये अंडा बढ़िया दे रही है, नहीं दे रही है, आप इसको डेली रूटीन चेक करते रहिए। दिन में बस 1 घंटा सभी बॉक्स को। तो मेरे पास अभी 15 बॉक्स है यहाँ, ये लगे हुए हैं, जी जी, है ना। और ये पूरा शहद भरा हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरा ये शहद दिख रहा है, लिक्विड जितना भी है। ये रानी देखिए एग दे रही है, और ये इसके बच्चे हैं। इससे खाली शहद बस नहीं मिलता, अच्छा, इससे अपन प्रोपोलिस भी ले सकते हैं, जो मार्केट पे 200 से 400 किलो जाता है। मोम ले सकते हैं, मोम 300 से 400 रुपये किलो जाता है, अच्छे क्वालिटी का मोम का। ये आपका टेलकम पाउडर बनने में, है ना, क्रीम बनने में मोम का उपयोग होता है। और प्रोपोलिस तो इतना ताकतवर होता है कि आप 5 लीटर दूध पी लीजिए या 1 चम्मच वो खा लीजिए। आपका इसका शहद का जो है, इसमें दुबले होने के लिए भी शहद का उपयोग हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत किया जाता है। तो आपने देखा किस तरह से किसान भाई दिखा रहे हैं कि मधुमक्खी पालन का जो तरीका है किस तरह से किया जाता है, इसकी देख रेख को लेकर के किस तरह से इसमें रोज़ देखना पड़ता है कि मक्खियाँ की जो छत्ते हैं या इसके अंदर किसी तरह का कोई कीटाणु तो नहीं लगा है, इसकी भी देख रेख की जाए। जिस तरह से एक अभी नया फ्रेम निकाला गया, इसमें अगर देख रहे हैं सांचे में एक बेहतरीन यहाँ पे बच्चे मधुमक्खी, जी जी, ये मधुमक्खियाँ काम कर रही है। अभी ये हमने नया फ्रेम दिया है इसको, और ये इस पर ये बॉक्स बनाना, कोष्टक बनाना चालू कर दिए हैं। इसको नया फ्रेम अभी हमने दिया था, ये देखिए ये बनने लगा। स्टार्टिंग में ऐसा होता है ये, पर फ्रेम पे ये काम करती है तो ये पूरे फ्रेम को बना देगी। इस पे फिर रानी एगलिंग करना चालू कर देती है, जिससे इसमें पूरे लार्वा आ जाते हैं। इसमें अच्छा रानी जो मादा होता है वो इसमें मौजूद होगा। हाँ, अभी आपको मैं जो दिखाया ना वो रानी थे। एक बॉक्स में खाली एक ही रानी रहती है। अगर दूसरी रानी होगी तो लड़ाई हो जाएगी। अच्छा, हाँ, इस अगर आपके बॉक्स में 2 रानी हो गई, हाँ, तो आप 2 काम कीजिए, या तो उसका डिवीजन मार दीजिए दूसरे बॉक्स में, अच्छा, है ना, तो जिससे आपकी एम्पायरी बढ़ते जाएगी। इससे एक बॉक्स से आप 1000 बक्से बना सकते हैं। इसमें बेनिफिट ये है आपका। अच्छा। अगर आपके पास एक बॉक्स है और एक रानी है तो आप उससे बॉक्स बढ़ा सकते हैं, अल्टरनेट अपन हाँ करते जाते हैं। इसमें नुकसान आपका कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, पर ये सीजन आपका नेक्टर का सीजन होना चाहिए। नेक्टर जैसे फूल अभी दिख रहा होगा, ये पलाश पे है, अपन धनिया पे है, अभी हमने सरसों काटा है। अब बसंत का सीजन है, ये इसकी कैपेसिटी होती है 10 किलोमीटर तक जाके नेक्टर ला सकती है। इसमें बेनिफिट ये है आपका। अच्छा। अगर आपके पास एक बॉक्स है और एक
करानी है तो आप उससे बॉक्स बढ़ा सकते हैं। अल्टरनेट अपन हाँ दूसरे करते box जाते में हैं, करते इसमें जाते नुकसान आपका कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ पर ये सीजन आपका नेक्टर का सीजन होना चाहिए। नेक्टर जैसे फूल अभी दिख रहा होगा, ये पलाश पे है, अपन धनिया पे है, अभी हमने सरसों काटा है, अब बसंत का सीजन है। ये इसकी कैपेसिटी होती है 10 किलोमीटर तक जाके नेक्टर ला सकती है अपना खाना। हाँ और जैसे अगर हम बात करते हैं कि अभी आपने फूल के बारे में बताया कि अभी हमारे आसपास फूल लगे हैं, सरसों को अभी सीजन था उसमें फूल मिल गए, लेकिन जब ये सुविधाएं नहीं होती तो मधुमक्खियों के खाने पीने की क्या व्यवस्था आप करते हैं? हाँ एक्चुअली मधुमक्खियों के लिए जब कोई भी व्यवस्था नहीं है तो इनका खाना दिया जाता है। इसमें अपन इनको चीनी भी खिलाते हैं। 1 ग्राम जैसे 1 किलो में 1 भाग चीनी का हो जाता है और 1 भाग पानी का हो जाता है, इस पे अपन दे सकते हैं। इनको अपन शहद भी खिला सकते हैं। एक विशेष प्रकार का सत्तू बनाया जाता है जिसमें चीनी होता है आपका और उसमें जौ होता है, चना होता है, इसको बढ़िया आप मिला के दीजिए, विशेष इसका भोजन बन जाता है पीस के, और इनको रख दीजिए। ये बहुत बढ़िया वर्क करेंगे, उस पर कमज़ोर नहीं होगी आपकी एम्पायरी। कमज़ोर मत होने दीजिए, अगर कमज़ोर हो गई एम्पायरी तो दिक्कत है। अगर कमज़ोर नहीं हुई, जैसे ये फ्रेम देखिए अभी पूरा भरा हुआ है, इस टाइप का फ्रेम आपका होना चाहिए। जितना मजबूत उतना ज़्यादा आपको शहद, इसमें ये है। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि यदि हमारा कोई किसान भाई इस तरह की खेत फसल करना चाह रहा है या मधुमक्खी का जिस तरह से आपने शुरुआत यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें का सामना भी आपको करना पड़ा होगा शुरू, क्योंकि क्या होता है कि जब हम मधुमक्खी पालन करते हैं तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े जो होते हैं मिठास की वजह से शहद के आसपास मंडराते हैं, तो उसको बचाने के लिए आप क्या प्रक्रिया अपनाते हैं इसके लिए? वैसे मुख्यतः थोड़ा अगर आपका जंगली क्षेत्र है तो भालू से बचना है कि भालू आसपास ना हो। भालू अभी हमारे यहाँ एक दिन आया था वहाँ, तो ये रुंधाई नहीं हुई थी उस टाइम पे, तो अपन ने बाढ़ का व्यवस्था किया था। बाकी इसको लटका के भी रखा जा सकता है। जंगल के एरिया में हम लोग इसको लटका देते हैं। अच्छा। आता नहीं है, लटका देते हैं। और विशेष कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस अगर रासायनिक का उपयोग आप ना करें, रासायनिक जितना आप बचेंगे, जैसे आपको रासायनिक उर्वरक या रासायनिक कीटनाशक किसी का भी आपको उपयोग करना है तो शाम टाइम कीजिए, बॉक्स को आप बंद कर दीजिए, इसमें विशेष ध्यान दीजिए आप। और कीट में माइट बस इसको प्रभावित करता है, और यूरोपियन फाउल ब्रीड एक होता है जिससे मधुमक्खियाँ के जो बच्चे हैं वो सड़ जाते हैं, जिसमें से स्मेल आती है मछली के सड़ने जैसी। बस इसी बीमारियों का ध्यान रखना है। और एक होता है मोमी पतंगा, उससे मोम को ये खाने से बचाना है। अगर आप उससे नहीं बचाएंगे तो मधुमक्खी आपका बॉक्स छोड़ के भाग जाएगी, इतना आपको ध्यान देना है। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर कोई किसान बढ़िया 1 घंटा भी दे रहा है, अपने बॉक्स को चेक कर रहा है, तो उसको ये कोई समस्या नहीं आएगी। आएगी भी तो हम लोग इसको लटका देते हैं। अच्छा। आता नहीं है, लटका देते हैं। और विशेष कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस अगर रासायनिक का उपयोग आप ना करें, रासायनिक जितना आप बचेंगे, जैसे आपको रासायनिक उर्वरक या रासायनिक कीटनाशक किसी का भी आपको उपयोग करना है तो शाम टाइम कीजिए, बॉक्स को आप बंद कर दीजिए, इसमें विशेष ध्यान दीजिए आप। और कीट में माइट बस इसको प्रभावित करता है, और यूरोपियन फाउल ब्रीड एक होता है जिससे मधुमक्खियाँ के जो बच्चे हैं वो सड़ जाते हैं, जिसमें से स्मेल आती है मछली के सड़ने जैसी। बस इसी बीमारियों का ध्यान रखना है। और एक होता है मोमी पतंगा, उससे मोम को ये खाने से बचाना है। अगर आप उससे नहीं बचाएंगे तो मधुमक्खी आपका बॉक्स छोड़ के भाग जाएगी, इतना आपको ध्यान देना है। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर कोई किसान बढ़िया 1 घंटा भी दे रहा है, अपने बॉक्स को चेक कर रहा है, तो उसको ये कोई समस्या नहीं आएगी। आएगी भी तो वो तुरंत उपचार कर लेगा। दवाइयाँ हैं मार्केट में। अपन ज़्यादातर अभी अपन क्या करते हैं, इस पर गोमूत्र का उपयोग। एक रुचिराज तिवारी जी हैं, मैं उनसे लगा हुआ हूँ, वो अवॉर्डेड हैं, और चंद्रशेखर सर जी हैं, यूपी के हैं। हाँ, इनसे मैं हमेशा बात हमारी होती रहती है। इस पे अपन गोमूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई बीमारी आ गई तो अजवाइन, भुना अजवाइन या अजवाइन पीस के आप डाल देंगे तो ये सब बीमारियां जो भी हैं ये इस पे वर्क करती हैं, काम करती हैं, जिससे एम्पायरी आपकी साफ़ हो जाती है और बीमारी कम से कम आती है। आप गंधक लगा सकते हैं। सल्फ़र का उपयोग होता है फ्रेमों को साफ़ करने के लिए। मतलब आपको एम्पायरी अपनी साफ़ रखनी है तो कोई बीमारी नहीं आएगी। अच्छा एक चीज़ और बताएंगे, जब हम इस की शुरुआत करते हैं तो कुछ दिक्कतें तो होती होंगी शुरुआती दौर में, क्योंकि कुछ लोग जो बाहर जाते हैं, ट्रेनिंग करके आते हैं, सीख के आते हैं और बड़े पैमाने पे काम करना चाहते हैं, तो ऐसी दिक्कतें तो होती होंगी हमेशा। क्योंकि क्या होता है कि नई जगह है, नई जगह में नई चीज़ को शुरुआत करना है, कोई पूरी तरह से जानकारियाँ नहीं होती हैं, उसके बाद ही लोग इस काम को करते हैं। तो क्या लग रहा है कि इस तरह से जानकारी ना होने के कारण से, अभाव है जानकारी को लेकर के, तो क्या किसान को इस तरह के
खेती करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा किसी भी चीज़ को चालू करने के पहले आपको उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर ट्रेनिंग नहीं है, आपको अपने एरिया के बारे में मालूम नहीं है तो आप ना करें। जैसे अब हमारे यहाँ अभी सीज़न ख़त्म होगा इसका, तो इसके बाद आप फूल इसको कहाँ लेके जाएंगे, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो अभी जो सीज़न इसके आएगा खैर पे आएगा। खैर पे क्या आता है, फूल आता है गर्मी में। या फिर आप फूल की खेती करते हो तो आपको ले जाना नहीं पड़ेगा। एक होता है भांटा और ग्लेडिया, उस पर वर्ष भर फूल आता है और आप उस पर अगर आपने जैसे अभी मैंने लगाया हुआ है, सब्जी दिख रही होगी, अभी मैंने प्याज लगाया हुआ है, इस पर फूल आएगा। ये प्याज दिख रहा है आपको, इस पर फूल आएगा, ये अभी उस पर जाने लग जाएगी। चीज़ को चालू करने के पहले आपको उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर ट्रेनिंग नहीं है, आपको अपने एरिया के बारे में मालूम नहीं है तो आप ना करें। जैसे अब हमारे यहाँ अभी सीज़न ख़त्म होगा इसका, तो इसके बाद आप फूल इसको कहाँ लेके जाएंगे, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो अभी जो सीज़न इसके आएगा खैर पे आएगा। खैर पे क्या आता है, फूल आता है गर्मी में। या फिर आप फूल की खेती करते हो तो आपको ले जाना नहीं पड़ेगा। एक होता है भांटा और ग्लेडिया, उस पर वर्ष भर फूल आता है और आप उस पर अगर आपने जैसे अभी मैंने लगाया हुआ है, सब्जी दिख रही होगी, अभी मैंने प्याज लगाया हुआ है, इस पर फूल आएगा। ये प्याज दिख रहा है आपको, इस पर फूल आएगा, ये अभी उस पर जाने लग जाएगी। ठीक 1 महीने बाद से अपनी एम्पायरी मजबूत होती जाएगी। तो आपको सबसे पहले इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है और ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास का एरिया मालूम होना चाहिए, कीटनाशक का प्रयोग मालूम होना चाहिए, कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, ये आपको विशेष ध्यान देना होगा। और मैं कहूँगा बिना ट्रेनिंग के इसको आप चालू नहीं कर सकते, स्टार्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि इसमें करना क्या है। आप मेरे से अगर मान लीजिए 1 बॉक्स खरीद के ले गए, कल को बोलने लग जाएंगे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ पंडित जी, आप क्या दे दिए, तो इसमें दिक्कत है। बिना ट्रेनिंग के आप, मैं मना करूँगा, बिल्कुल मत करिए। कम से कम 3 दिन की ट्रेनिंग आप इस पर लीजिए। अगर कोई नया किसान भाई इसकी ट्रेनिंग लेना चाह रहा है तो ट्रेनिंग के लिए क्या अपने आसपास कोई ऐसा सेंटर है जहाँ पे बी फार्मिंग की ट्रेनिंग होती हो, या इसके लिए कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसा सुविधा दिया जा रहा हो कि किसान भाई करना चाह रहे हैं और उनको ये मौका नहीं मिल पा रहा है, तो क्या आपकी तरफ से अपने क्षेत्र के किसानों के लिए या बाहरी के किसानों के लिए ट्रेनिंग के तौर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, मेरे यहाँ से भी ट्रेनिंग मिल सकती है। हम ट्रेनिंग मुफ्त प्रोवाइड कराते हैं जो हमारे पास आते हैं, और बॉक्स को उनको देना पड़ता है। बॉक्स में एक बॉक्स का खर्चा 4 से 5 हज़ार रुपये आ जाता है, सिंगल बॉक्स का खर्चा। और अगर केवीके में आप जाना चाहेंगे तो ये अमरकंटक के पास है, पौड़ी के नाम पे, वहाँ आपको ट्रेनिंग होती है, पर आपको वहाँ जाके रजिस्टर्ड करना पड़ता है। वहाँ पांडे सर जी हैं, वो ट्रेनिंग आपको मुहैया करा देंगे अमरकंटक में। तो ये थे हमारे साथ किसान भाई जो बी फार्मिंग मधुमक्खी पालन को लेकर के पूरी जानकारी दे रहे थे। आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना। कल फिर हम किसी नए कार्यक्रम को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक अपने दोस्त लतीफ़ अहमद सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। देख रहे हैं खेत खलियान का हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम इस कार्यक्रम में आपको प्याज की खेती से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ किसान भाई हैं, इनसे जानेंगे कि प्याज की खेती किस तरह से करते हैं अपने क्षेत्र में, अपने खेतों में, और कितनी आमदनी इस प्याज से कमाते हैं। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को आप अपना परिचय दें कि आप किस तरह से यहाँ पे खेती कर रहे हैं। मेरा नाम वेद प्रकाश त्रिपाठी है और मैं ग्राम पंचायत बेलिया छोट में का निवासी हूँ। और हम जो प्याज की खेती कर रहे हैं अभी 2 साल हुआ है हम करते हुए। और अभी ये जो आप देख रहे हैं प्याज, इस पे ये क्यारी बाई क्यारी लाइन से लगी हुई है। सबसे पहले इसमें जोताई आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। 2 जोताई देके इस पे आप रोटावेटर चलवाइए। रोटावेटर चलने के बाद इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद डालिए। और बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। आप जब बीज अपने पौधशाला में तैयार कर लें तो उससे, जैसे ये लगा हुआ है, दूरी देख रहे होंगे, ये 8-8 इंच पे या 6-6 इंच पे हमने लगाया हुआ है। इसे लाइन बाय लाइन कतार आपको दिख रही होगी। इस पर कतार बाई कतार लगाने से ये होता है कि इसकी कंद की जो क्वालिटी है वो अच्छी आती है। ये आपके बीज के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप बीज किस किस्म का ले रहे हैं, संकर ले रहे हैं या देसी प्रजाति आप उपयोग कर रहे हैं। इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो संकर वैरायटी है वो आपको कम लगेगी, देसी वैरायटी आपको ज़्यादा लगेगी। 1 हेक्टेयर में वैसे उपज इसकी हो जाती है 200 से 250 कुंटल 1 हेक्टेयर में उपज है। हमने अभी 1.5 एकड़ में लगा रखा है। ये नेट हाउस के अंदर है, ये आधा एकड़ का एरिया है और कुछ हमने आलू भी उस साइड में लगा रखा है। पर अभी मैंने इसको इस साल नेट हाउस में ट्राई किया है। नेट हाउस में रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा आ रहा है। अभी आप ओला यहाँ बहुत पड़ा है तो ओला से ये बचा हुआ है। बचा इसलिए है कि नेट हाउस है। उधर का प्याज हमारा ओला से थोड़ा मार खा गया है और चना भी जैसे हम लोग का ओला में मार खा गया है। तो नेट हाउस और ड्रिप से ये सिस्टम है कि जो भी आप फसल करते हैं उस पर आपकी बचत हो जाती है। कीट इतने जल्दी नहीं आते इस पर।
कोई ब्लीट या मिर्च या कोई भी बीमारी जिसको अपन मिल्क डाउन बोलते हैं, अगेती अंगमारी, पछेती अंगमारी, किसी किस्म की बीमारी नहीं आती। नेट हाउस के अंदर ये प्रबंधन बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आ भी गई तो आप इसे बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं खुले खेत की अपेक्षा। अगर हम बात करते हैं, यदि कोई किसान भाई इस तरह की खेती करता है जैसे आप कर रहे हैं, तो इस खेती करने में लागत क्या आती होगी और कितना मुनाफा आप कमाते होंगे? फिलहाल बीज का ही खर्चा पड़ जाता है। बीज का खर्चा पड़ जाता है लगभग 1,500 से 2,000 रुपये किलो इसका बीज आता है, और 1 एकड़ में आपको समथिंग 8 किलो बीज लग जाते हैं। फिर उसके बाद लगवाई पड़ जाती है आपको। इसमें मुझे लेबर का खर्च पड़ गया है लगाने में 25,000 के आसपास लेबर खर्च, और जुताई सबको लगभग 1,500 से 2,000 रुपये किलो इसका बीज आता है, और 1 एकड़ में आपको समथिंग 8 किलो बीज लग जाते हैं। फिर उसके बाद लगवाई पड़ जाती है आपको। इसमें मुझे लेबर का खर्च पड़ गया है लगाने में 25,000 के आसपास लेबर खर्च, और जुताई सब कुछ मान लीजिए कि यही 45-50 हज़ार का खर्च आ जाता है आपका प्रति एकड़? हाँ, प्रति एकड़। और मुनाफा क्या मिल जाता होगा? ये मार्केट के ऊपर है। अगर आप प्याज को निकाल के, अगर आपने इसकी सुखाई अच्छी की है और कोल्ड स्टोर में रखा दिए, अभी प्याज का रेट चल रहा है 30 रुपये होलसेल में, और आप चाहते हैं थोड़ा रेट बढ़ जाए, स्वयं का प्याज है, रख लीजिए कोल्ड स्टोर में, और जितने टाइम 40 से 45 आता है या 30 से 35 आता है आप निकाल दीजिए। जो भी आपका कुंटल के हिसाब से रेट आएगा आपको मिल जाएगा। इस पे मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना प्याज कब बेचना है। अच्छा, बहुत सारे किसान भाई अलग अलग किस्म के प्याज लगाते हैं, तो आपकी किस किस्म की प्याज है? ये N932 करके एक प्याज वैरायटी आती है, उसे हमने डाला हुआ है। इसकी सर्विस ये है कि ये ज़्यादा उपज देती है, मतलब इसके जो कंद बनते हैं अच्छे बनते हैं, और इसको स्टोर आराम से हम 6 से 8 महीने तक रख सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़ ये बताइए कि जब इस खेत की आप शुरुआत करते होंगे तो खेती के लिए मिट्टी और जलवायु मेन होता है। हाँ। कि हम जब खेती करते हैं तो वहाँ पे तापमान भी देखा जाता है, तो कितना इस खेती के लिए तापमान और जलवायु किस तरह से, किस उर्वरक आप इसमें डालते हैं? इसकी देखिए, आजकल तो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, मिट्टियों का भी टेस्टिंग चालू है। सबसे पहले आप अपनी मिट्टी का चेकअप करवा लीजिए, जिसको सीधी भाषा में कहा जाए कि इसका लेवल क्या है। फिर आपको वो बोलेंगे कि इसमें आप इतना इतना ग्राम में न्यूट्रॉन, बोरॉन, पोटास आप डालिए। 16 तत्व खनिज तत्व होते हैं, उस हिसाब से आपको सैंपल लेके जाना है, वो बता देंगे। ये फ्री होता है, आप अपने सैंपल लेके जाएंगे, वो 2 दिन बाद आपको बता देंगे कि आप ये चीज़ डालिए और फिर प्याज की खेती करिए। एक्चुअली जलवायु की बात की जाए तो ये गर्मी भी अच्छी सह लेता है। ये बीज के ऊपर है। मैंने कहा कि कोई बीज होता है ठंडी में लगता है, कोई बीज होता है बरसात में भी यूज होता है। अपने यहाँ ज़्यादातर जो किसान यूज करते हैं ठंडी से गर्मी तक में आता है, और ये महाराष्ट्र साइड जब आप जाएंगे तो वहाँ बरसात में होती है। इसकी छोटी छोटी कंद भी लगाई जाती है। जैसे साइज नहीं आता है तो उसको दूसरे साल कंद के रूप में लगा दिया जाता है। वो बीजा थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि वो कंद के रूप में है, और इसमें जो बीजा आपको पड़ते हैं ये पौधशाला में तैयार हो जाते हैं। तो बीज बहुत मायने रखता है कि आप बीज किस क्वालिटी का, किस गुणवत्ता का ले रहे हैं। मैंने इस खेती की जब शुरुआत किए हैं तो इसकी सबसे कई चीज़ों की बात आती है कि यहाँ पे सिंचाई की बात आती है, खाद की बात आती है, तो इसमें सिंचाई किस तरह से करते हैं और कौन सी खाद का इस्तेमाल करते हैं? सबसे ज़्यादा सिंचाई में अगर देखा जाए तो अभी आप देख रही हैं ड्रिप लगी हुई है मेरे यहाँ। ये ड्रिप पे अपन ज़्यादा फोकस करते हैं कि ये पानी बचाता है, और पानी आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। तो अगर मैं कहूँगा ड्रिप के माध्यम से आप करेंगे तो आपका पानी बचेगा। और जहाँ तक उर्वरक का संबंध है तो मैं कहूँगा आप अभी मोदी जी द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो जैविक खेती के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो वर्मी कंपोस्ट अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। रासायनिक खेती अगर आपको करना है तो नीम लेपित यूरिया आप डालिए, जिससे बीमारी कम आएंगी। रासायनिक का उपयोग करना मतलब ज़्यादा उपज आपको ज़रूर मिल जाएगा, पर आपको वर्तमान समय में आपकी ज़मीन जो है बर्बाद होती है। रासायनिक में ये नुकसान है, आप किसान भाई समझ नहीं पाते, ज़्यादा रासायनिक को जोर देते हैं। मेरा ये जितना भी है जैविक डाला हुआ है। मैं वर्मी कंपोस्ट, गोबर, पोटास ये मैं ज़्यादा उपयोग करता हूँ। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे आप एक होनहारा युवा के तौर पे, क्योंकि खेती बाड़ी से युवा लोग भागते हैं, बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं, तो आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ कि इस खेती को करने से हम एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं? जी, ये शौक़ थोड़ा दादाजी हैं हमारे यहाँ, खेती में मुझे ज़्यादा रुझान देते थे। मैं मनेंद्रगढ़ में पढ़ता था जितने टाइम 10th क्लास में था, तो वो मुझे ज़्यादा रुझान देते थे। और फिर नाना जी,
उनका भी ध्यान खेती में शुरू से ज़्यादा था, तो मुझे इंटरेस्ट हुआ, तो मैं इसकी ट्रेनिंग लेने गया, बागवानी की ट्रेनिंग ली है। यहाँ डीके बुनकर सर जी हैं कोतमा में, उन्होंने बागवानी की ट्रेनिंग मुझे दिलाई। अमरकंटक में ट्रेनिंग लेने गया, फिर मधुमक्खी की ट्रेनिंग लेने गया। तो इससे धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ते चला गया। अभी आप कुछ समय बाद आएंगे तो मेरे यहाँ आपको फूल दिखेगा, गेंदे का फूल पूरा लगा हुआ मिलेगा 2 महीने बाद। अभी उसका भी चल रहा है, जैसे ये प्याज होगा उसके बाद इसमें गेंदे के फूल मैं डालूँगा। अच्छा, आपके जैसे बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में हैं और अपने क्षेत्र को पलायन करके कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं, उन युवा वर्ग के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनके पास वर्तमान में ज़मीनें हैं और खेती करना नहीं पसंद कर रहे हैं? क्या उनके लिए संदेश होगा आपका? मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले वो खेती के साइड अग्रसर हों। उन्हें मालूम ही नहीं है कि हम बाहर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बाहर वो गए, पेमेंट ज़्यादा है नहीं, 500-600, इससे ज़्यादा पेमेंट है नहीं। आप 5-6 हज़ार रुपये बर्बाद कर देते हैं, रूम रेंट आना जाना इसमें बर्बाद कर। आप घर में हैं, आप खाएंगे जो वो ज़मीन से खाएंगे, और ज़मीन में आप जब मेहनत करेंगे तो आपको ज़मीन उसका 4 गुना देगी। अब वह आदमी क्या है कि वहाँ जाके मेहनत कर रहा है पर अपने ज़मीन पे वो मेहनत नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात, वो ज़मीन पे मेहनत नहीं कर रहा। अगर वो ज़मीन पे मेहनत करेगा तो उसको ग्राम बेलिया छोट, पोस्ट कटकोना, तहसील कोतमा, और इस समय मैं लगभग 6-6.5 एकड़ में अपनी काश्तकारी करता हूं, जिसमें मेरा एक पॉली हाउस नेट हाउस लगा हुआ है। उसमें इस समय अभी आलू लगा हुआ है, प्याज और भिंडी, करेला, बरबटी, लौकी, इतने अभी सब्जियां जो है वो मेरे यहाँ लग रही हैं पॉली हाउस के अंदर। 2.25 एकड़ के आसपास में मैं अभी प्याज लगाया हुआ हूँ, जिसकी बढ़वार अच्छी है। बाकी खेतों में मैंने अभी गेहूँ और चना, राई, जिसे अपन सरसों भी बोलते हैं, वो भी मैंने लगाया हुआ है। लेकिन कुछ फसल अभी मेरी चना और राई की, चूँकि पत्थर जो पड़ा है, ओला वृष्टि जो हुई, उसमें नुकसान हुआ है। लेकिन मैं अपने और किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि इससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार जो है वो अपन को जो मुआवजा देती है समय समय पर, वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसमें अपन को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मैं मधुमक्खी पालन का भी काम करता हूँ, जिसमें वेद प्रकाश त्रिपाठी जो मेरा बेटा है वो ट्रेनिंग लेकर आया हुआ है ग्वालियर से 3 साल पहले से। तो 15 पेटियां हैं लगभग मधुमक्खी की। इसके लिए भी मैं आप किसान भाइयों को कहूँगा कि इसमें भी आप आगे आएँ। इसमें किसान भाइयों की इनकम अच्छी है और पैसे का इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग बहुत कम है। तो अगर एक बार अपन कुछ पैसा अपने से जोड़कर या लगाकर अगर अपन ये उत्पादन करना चाहें शहद का, तो भी एक अच्छा अपने किसान भाइयों के लिए अच्छा एक उत्पादन होगा। साथ में और जो शासन से जो अपन को और बीज जो उपलब्ध है, जो मिलते हैं, हॉर्टिकल्चर से जो बीज मिलते हैं, उसका भी अपन फ़ायदा ले सकते हैं। और यही सब खेती करना इस समय मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा है किसान भाइयों के लिए और उन्नत है। धन्यवाद। भाइयों के लिए भी आपके विभाग की तरफ से कुछ बांटा गया है, क्या चीज़ है? ये हमारे विभाग में मूंग वितरण है ग्रीष्मकालीन। क्या है, यहाँ पे ग्रीष्म में बरसात में मूंग नहीं लगाते, उसमें क्या कीड़े वगैरह ज़्यादा लगते हैं, तो हमारे यहाँ ग्रीष्मकालीन मूंग को प्राथमिकता दी जाती है। उसके लिए हम लोग निःशुल्क 4 किलो बीज आधा एकड़ के लिए दे रहे हैं किसानों को, जो लाइन से लगाएंगे और उसमें कीड़े बीमारी नहीं लगता है। इसलिए विभाग ने, मतलब हमारे मध्य प्रदेश शासन ने ये प्रिस्क्राइब किया कि हर जिले में 2 कुंटल 1 कुंटल जितना भी हो सके उससे मतलब किसानों को उड़दा और मूंग लगवाया जाए गर्मी में सिंचाई वाले क्षेत्र पर। तो उसके लिए हमारे जनपद सदस्य महोदय के द्वारा वितरण किया गया। मूंग का 25 पैकेट थे हमारे यहाँ, 25 पैकेट भी वितरण हो चुके हैं। और उड़दा जैसे ही आएगा तो उसको तुरंत वितरण कराया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण अच्छा रूप और नवाचार के रूप में अच्छा हो गया प्रयास है मध्य प्रदेश शासन का। मेरा राम प्रसाद महारा नाम है। मैं वार्ड क्रमांक 4 के जनपद सदस्य क्षेत्र में काम करता रहता हूँ। कृषि विभाग में जो भी योजना स्कीम लॉन्च होता है तो मेरे को बुलाया जाता है और मेरे द्वारा ये कि अन्य लोगों के द्वारा क्षेत्र तक योजना स्कीम पहुंचाया जाता है। बीज, खाद, हर चीज़ पहुंचाया जाता है और बहुत ही सराहनीय काम जैसे भारती जी हमारे कर रहे हैं, कोतवा विकास खंड के कृषि विकास अधिकारी, इनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कितने किसानों को आपने वितरण किया है? जी, ये 25 किसानों को वितरण किए हैं। कितने किलो आपने? 4-4 केजी है।
ये 4-4 किलो है। निःशुल्क 4-4 किलो। ना जाना इसमें बर्बाद कर। आप घर में हैं, आप खाएंगे जो वो ज़मीन से खाएंगे, और ज़मीन में आप जब मेहनत करेंगे तो आपको ज़मीन उसका 4 गुना देगी। अब वह आदमी क्या है कि वहाँ जाके मेहनत कर रहा है पर अपने ज़मीन पे वो मेहनत नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात, वो ज़मीन पे मेहनत नहीं कर रहा। अगर वो ज़मीन पे मेहनत करेगा तो उसको 2 गुना से 4 गुना फ़ायदा ज़रूर होगा। अभी मुझे ही देख लीजिए, जैसे अभी मैंने प्याज लगाया हो, साथ में मधुमक्खी भी पाली हुई है, तो इसका बेनिफिट मुझे उसमें भी मिल जाएगा और इसमें भी मिल जाएगा। तो ये एक साथ 2 आमदनी मेरी हो जाएगी। आखिरी में आप अपना परिचय दीजिए हमारे युवा वर्ग के लिए और किसान भाइयों के लिए कि यदि कोई किसान भाई ऐसा काम करना चाह रहा है तो अगर वो आपके पास आना चाह रहा है तो कैसे पहुंचेगा? आप अपना परिचय, अपना मोबाइल नंबर के साथ आप बताइए। मेरा नाम वेद प्रकाश त्रिपाठी, ग्राम बेलिया छोट। मेरा मोबाइल नंबर है 7803985500। आपको मेरे पास एप्पल से लेके मधुमक्खी तक की ट्रेनिंग मुझसे मिल सकती है, अगर आप करना चाहें तो। अगर आपका इंटरेस्ट है तभी आइए, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के देखिए हो नहीं सकता। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप आ गए मेरे पास, देखे दाखे चले गए तो कोई मतलब नहीं है। सीखेंगे नहीं तो बनेगा क्या आपसे? तो आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो पहले भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि आपको ट्रेनिंग होना हर क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी भी कंपनी में कोई भी जानते हैं कैजुअल का काम करता है, चाहे कोई भी हो, 400 से 500 रुपये ही उसे मिलेंगे, उसके हाथ में कुछ नहीं है, कोई हुनर नहीं है। पर जब आप खेती में उतरेंगे तो आपके हाथ में हुनर आएगा। जैसे मधुमक्खी पालना एक हुनर का काम है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से सीखेंगे तो हमारे बहुत किसान भाई हैं जो कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं मधुमक्खी से, खेती से। और मधुमक्खी के साथ मैं बोलूँगा, प्याज हो गया, फूल हो गया, आप तमाम तरीके के शोध अपना सकते हैं और आप प्रॉफिट में ही जाएंगे, लॉस में नहीं जाएंगे। ये युवा किसान हमारे वेद प्रकाश त्रिपाठी जी हैं, जो एक युवा वर्ग होने के नाते जो इनका लगाव है, एक मिसाल है, इनको सलाम है नेशन 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से कि इन्होंने अपने उमंग को जिस तरह से बताया कि किसान अगर चाहेगा तो अपने क्षेत्र में, अपने खेतों में रह करके एक अच्छी इनकम कमा सकता है। लगन के साथ इस खेती को अपनाए, अपने परिवार को भी जीविका दे सकता है, दूसरों को भी सिखा सकता है और अपने क्षेत्र का विकास भी कर सकता है। आज की हमारे इस कार्यक्रम में इतना। कल हम फिर किसी अन्य कार्यक्रम को लेकर के ऐसे खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी लेके आप तक पहुंचेंगे। तब तक अपने दोस्त लतीफ़ अहमद सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर एक किसान मधुमक्खी का पालन कर रहा है और यहाँ पर काफी अच्छा मुनाफा कमा रहा है, सब्जी उगा रहा है, नई तकनीक के माध्यम से खेतीबाड़ी करता है, जिसके चलते यहाँ पर किसानों को भरपूर उसका सहयोग मिल रहा है, अच्छा मुनाफा कमाते हैं। ऐसे में टमाटर की बात हो, बैंगन की बात हो या फिर लौकी की सब्जी की बात हो, नई तकनीक के माध्यम से उगाने का काम करते हैं, जिसके चलते खर्च कम आता है, मुनाफा ज्यादा होता है। ऐसे में अगर आप भी यहाँ पर इस तरह की खेती बाड़ी करना चाहते हैं तो इसी तकनीक के माध्यम से आप यहाँ पर अपनी इस खेती को कर सकते हैं। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। एक नई सब्जी कैसे उगाई जाए, किस तरह से उसमें काम किया जाए, हम हाजिर होंगे लेकर आपके सामने। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।